मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी माजो के बारे में जो एक मेरी परसेप्शन है कि बहुत ही डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये आपकी जो पूरी जर्नी है फ्रॉम 40 स्टूडेंट्स टिल 500 स्टूडेंट्स, क्या स्पार्क है, क्या यूनिक पॉइंट है? टारगेट ऐसे ना बनाए जो अचीवेबल है ना, उसके बाद आप उनको फॉलो करें, एक डेडिकेशन हो, एक सिंसेरिटी हो, आप देखेंगे आप दुनिया का हर टारगेट अचीव कर सकते हैं। और जो स्माइली फेस है इसके पीछे सर क्या राज है? कि कभी भी अपने हार्ड वर्क को तो अपनी सैलरी से कंपेयर ना करें। मैं कभी नहीं देखता था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी कहीं 30,000 सैलरी है, मेरी 40 सैलरी है, मुझे 50 सैलरी, तो मुझे इतना ही काम करना चाहिए। ये कभी भी आपको ग्रो नहीं करवाएगा। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome you all to another exciting episode of Inspiring Educator in collaboration with Muhammad Ali Jinnah University. I am your host Sayyid Ibrahim Memani, reporting live from Muhammad Ali Jinnah University Media Cell. And today we have a very special guest with us, the most renowned and a famous ONA levels accounting teacher, the director at Titan College, and I can say that the brand of commerce right now. None other than that, we have with us Mr. Ali Raza. How are you, sir? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो सर वेरी वार्म वेलकम एट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना टाइम निकाला और अपने कीमती वक्त में से फॉर दिस इनिशिएटिव इंस्पायरिंग एजुकेटर आप हमें अप्रोच किया, तो यू हैव गिवन अस अ वेरी वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल से स्टार्ट करते हैं सर कि if I ask you a very single word or that describes you entirely or up till now what you have achieved, आपकी जर्नी, तो वो क्या होगा सर? देखिए बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं एक वर्ड अगर थोड़ा सा मैं प्रिसाइज करूं तो उसको हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट। कि मैंने जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करी तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पीक पर होता है। यानी कि मैं ये एज्यूम ही नहीं करता हूं कि भाई ये जर्नी जो है मैं अचीव नहीं कर सकता, ये टारगेट अचीवेबल नहीं है। तो लाइफ में सबसे पहले तो आपने अपने आप को समझाना होता है कि भाई ये जो भी हम टारगेट कर रहे हैं, ये सिर्फ देखें, हर चीज डेफिनेटली गॉड गिफ्टेड होती है, हर चीज अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन डेफिनेटली कुछ चीजें होती हैं, कुछ रिसोर्सेज होती हैं जो हमारे हाथ में भी होती हैं। तो मैंने ये देखा कि जब भी मैं कोई चीज स्टार्ट करता था तो मेरी बड़ी डेडिकेशन होती थी, और मैं कोशिश ये करता था कि देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ या मेरा कॉलेज रन हो रहा है, मेरा कोचिंग रन हो रहा है, तो वो ऐसा कुछ ना कुछ मैं जरूर करूं कि एक तो मैं किसी दूसरे को कॉपी ना करूं। यानी कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक बंदे को या एक इंस्टीट्यूट को कॉपी या फॉलो करते हैं तो आपका कोई अपना ब्रांड इमेज नहीं बन पाता है। तो आपने दूसरों से थोड़ा डिफरेंशिएट होना, तो इसके लिए आपके जो अपने आइडियाज एंड स्किल्स होते हैं वो उनको इंप्लीमेंट करना होता है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल। पहले आप अपने आप को तो रियलाइज कर रहे हैं कि आप ये चीज अचीव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेंगे तो दुनिया को रियलाइज कराना फिर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होगी। मींस ये है कि आपके लिए एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव और जो क्वालिटी है वो कॉन्फिडेंस है, होना चाहिए, और ये होती भी है। सही है। अच्छा, इसको हम कनेक्ट करते हैं कि आपकी जो एक इंस्पिरेशनल फिगर है, मतलब यू चूज द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशनल फिगर थी या क्या कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया टीचिंग के लिए? देखिए टीचिंग के लिए जो इंस्पिरेशन होती है ना, वो स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे अब माशाल्लाह मैंने कराची के बहुत रिनोड स्कूल्स में पढ़ाया, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला कि मैंने बहुत ही वर्सेटाइल स्कूल में पढ़ाया। मतलब मैंने इंटरमीडिएट को भी पढ़ाया, मैंने ग्रेजुएशन भी पढ़ाई है, मैंने मास्टर्स भी पढ़ाई है, अब तो खैर डेफिनेटली मैं फुल फ्लेज ONA लेवल्स भी पढ़ाता हूँ। तो होता ये कि जो स्टूडेंट्स का एक इंटरेक्शन होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल एक तो अगर आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो एक तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। फिर एक स्टूडेंट डेफिनेटली देखें बहुत अच्छी चीज है, हमारा मजहब ये कहता है कि सबसे पहले तो आप चीज को खुद सीखें और फिर उसके बाद दूसरों को सिखाएं। तो मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगती थी कि मेरे अंदर जो भी नॉलेज होती थी वो डेफिनेटली मैं दूसरों में स्प्रेड करता था। तो ये चीज मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी कि देखें मेरे अंदर जो भी नॉलेज है मैं लोगों तक फैला रहा हूं। तो ये एक बहुत मेजर रीजन था टीचिंग में आने का। कोई एक इंस्पिरेशनल फिगर जिनको देखकर आप टीचिंग में आए और मींस यू हैव चेंज योर प्रोफेशन? देखिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिनसे मैं इंस्पायर होता था। लाइक फॉर एग्जांपल अब ये नाम लेना शुरू करूंगा तो वो भी अच्छी चीज नहीं होगी, बिकॉज 5 to 6 टीचर्स ऐसे थे जिनकी पर्सनालिटी, क्लास में आने का तरीका, फिर बच्चों को एड्रेस करने का तरीका, उनका पढ़ाने का मॉडल, और ये कोई एक टीचर नहीं हो सकता। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई 10 से 12 टीचर्स का एक पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सिनर्जी क्रिएट होती है। तो ऐसी था कि कुछ टीचर्स है जिनको मैं फॉलो करता था कि यार काश जितने स्टूडेंट्स ये पढ़ा रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स को ये फॉलो कर रहे हैं, मैं काश वैसा बन जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ
कि मैंने भी तकरीबन उतने ही स्टूडेंट्स बनाए, और जिस क्लास में मैं पीछे बैठा हुआ होता था, एक ऐसा टाइम भी आया कि मैं उसी क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कोई एक टीचर का नाम लेना मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन करने में अच्छा नहीं होगा, बिकॉज मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, जब वो देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अच्छी माशाल्लाह। अच्छा सर, इसी चीज को कनेक्ट करते हुए अगर हम ये कहें, जैसे आपने कहा कि टीचिंग में हम स्टूडेंट्स को ग्रैब करते हैं, मतलब आप ऐसे स्टाइल यूज करते हैं, तो कौन सा स्टाइल टीचिंग का जो है वो आपके लिए वाइब्रेंट है, और कौन से स्टाइल को आप बोलते हैं कि ये स्टाइल अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज जो है इसके रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज ये है कि जो हमारे स्टूडेंट है ना, वो अभी तक लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्लास में 50 प्लस स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उसमें तकरीबन हाफ क्लास ऐसी होती है जो एक होता है ना कि मैं एक फेयर के तहत पढ़ रही होती है, यानी कि उनको कोई पढ़ने का खास शौक नहीं होता है, कोई खास पैशन नहीं होता है, बट डेफिनेटली वो एक फॉर्मेलिटी के तहत क्लास में आ रहे होते हैं। अब आपका टारगेट वो 50% बच्चा होता है जिसके लिए आपने क्लास को इंगेजिंग करना है। लेकिन बाकी जो बच्चा बैठा है उसको तो कोई भी टीचर मिल जाए, कोई भी एडवाइजर मिले, उसने तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो असल में मेरा टारगेट, बिकॉज मैं खुद कॉमर्स का टीचर हूं, आपको पता होगा कि साइंस और कॉमर्स में बहुत ज्यादा एक बार रहती है कि साइंस वाला बच्चा पढ़ने वाला होता है और कॉमर्स वाला पढ़ने वाला नहीं होता। ऐसा नहीं है। जो कॉमर्स वाला बच्चा होता है ना, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है। उसने स्टार्टिंग से सोच लिया होता है कि भाई मुझे तो कोई बिजनेस करना है, मेरा अपना कुछ प्लान है, तो क्यों ना मैं अभी से बिजनेस पढ़ूं, मैं क्यों साइंस पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करूं। तो उस बच्चे को एंगेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली जो स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, उनका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न ये होता है कि भाई ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये मार्केट में प्रैक्टिकल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में मैट्रिसेस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सर ये मार्केट में कहां अप्लाई होती है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, आपको पता है इट्स अ प्योर अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो उनको मैं रिलेट करता हूं कि देखिए ये जो चीज हम क्लास में कर रहे हैं ये मार्केट में ऐसे होती है। तो जब आप उनकी कोई थ्योरेटिकल नॉलेज को, अपने आइडियाज को रियलिटी में बताते हैं कि ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी होती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी एंगेजमेंट उसमें बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, आजकल सर आपको हर जगह पे एआई टेक्नोलॉजी और ये हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं टीचिंग को टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपके नजरिए में ये क्या है? इट्स अ गुड थिंग टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद द टीचिंग? देखिए, हर चीज के कुछ प्रॉब्लम कॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटी की इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। इसके बेनिफिट्स हमने देखे कोविड के टाइम पे, कि कोविड के टाइम पे जब एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस लर्निंग थी, तो कोविड में ये जूम के ऑब्जेक्टिव या फिर गूगल मीट्स, इस तरह की चीजों ने आके काफी हमारी इस चीज को मिनिमाइज किया। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा। अब ड्रॉबैक्स इसके क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक ऑनलाइन क्लास होती है, तो देखिए एक जब स्टूडेंट आपके सामने बैठा हुआ होता है ना, तो बीइंग अ टीचर मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के डिसाइड करता हूं कि मुझे आगे क्या करना है, मेरा क्या पेस होगा। अब जो ऑनलाइन टीचिंग होती है ना, इट्स बेसिकली अ वन वे कम्युनिकेशन। अब मेरे सामने, अब फॉर एग्जांपल देखें, अब उसके बहुत ज्यादा ग्लिच है। कभी बार ऐसा होता है कि आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अब नेट प्रॉब्लम कर रहा है, कभी बार ऐसा होता है कि मैं क्लास लिए जा रहा हूं, मुझे बातें पता चला कि जो मेरे स्टूडेंट थे वो नेट ब्रेकडाउन की वजह से क्लास से नहीं ले रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब आप कभी बार ऐसा होता है कि आप क्लास ले रहे हैं और आपका माइक ही ऑफ है, आपको पता ही नहीं। कभी बार ऐसा होता है ना, आपने माइक ऑफ कर दिया फिर ओपन कर दिया। तो इसकी कुछ जो फिजिकल टीचिंग की बात है, डेफिनेटली वो ऑनलाइन टीचिंग में नहीं है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव तो है, इसने कहीं ना कहीं आगे कुछ प्रॉब्लम्स को हमारे सॉल्व तो किया है, लेकिन जो बात एक फिजिकल क्लास को पढ़ाने में आती है, जो सेटिस्फेक्शन एक टीचर का होता है और एक स्टूडेंट का होता है, वो मैं समझता हूं कि ऑनलाइन में अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाता है। अच्छा, तो मतलब कि हम इसको ये समराइज अगर इस तरह करें कि जरूरी है, सही है, बट नेसेसरी नहीं। बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज को अगर सर हम इस तरह भी कनेक्ट करें, अगर आपकी लाइफ जर्नी देखें, तो पहले आपने यू स्टार्टेड योर करियर एज अ बैंकर, सही है, देन यू स्विच टू टीचिंग, देन फ्रॉम टीचिंग you are employee somewhere, then you become an employer, सही है, then from teaching to become a director। तो ये इस पूरी जर्नी के बारे में अगर आप हमें बताना चाहें हमारे ऑडियंस को। देखिए, सबसे पहली बात है, जब मैंने बैंकिंग में जॉब स्टार्ट करी थी ना, तो स्टार्टिंग में तो वो ट्रेनिंग वगैरह होती थी, तो काफी फन था। लेकिन जब बैंकिंग में मैं एक ब्रांच बैंकिंग में एज अ फॉरेन ट्रेड ऑफिसर जो है मैं सेलेक्ट हुआ, तो मैंने देखा कि मेरे जो बैंकिंग में टाइम्स है ना, वो मेरे ख्याल से 9 AM till 5 PM। अब होता ये था कि मैं तकरीबन 1 या 1:30 बजे के बाद मैं देखता था कब 5 बजेंगे और मैं यहाँ से निकलूंगा। मतलब मुझे उस जॉब का शौक ही नहीं था, मुझे कोई पैशन ही नहीं था। हाँ, एक फॉर्मेलिटी थी कि आप बैंकर बन गए थे, किसी को भी आप बताते थे कि आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो उसकी एक प्रेस्टीज होती थी। तो मैंने, अच्छा होता क्या था, सैटरडे संडे को मैं कुछ ट्यूशंस पढ़ाता था। अच्छा, उस टाइम पे जब मेरी खुद 23-24 एज थी, तो मैं यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को, इवन मास्टर्स को, जो बड़ी विनोद यूनिवर्सिटीज के होते थे, वो मुझसे टाइम लेकर आते थे। मैं उनको अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स पढ़ाता था। तो मैं ये देखता था कि मुझे 5 दिन ना
उस वीकेंड का वेट होता था। वीकेंड का वेट इसलिए नहीं कि मुझे रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है, वेट ये होता था कि यार वो जो स्टूडेंट्स मेरे आएंगे ना, उनको मैं 3-4 घंटे इस दफा ऐसे पढ़ाऊंगा, और इवन मैं बैंक से आके भी उसी की प्रिपरेशन में लग जाता था। तो वहीं से मैंने देखा कि मैं वहां पे ज्यादा कंफर्ट लेवल है, मेरा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है टीचिंग के अंदर, और मैं उन 5 डेज उन 2 डेज का वेट करता हूँ। ये नहीं कि कोई वीकेंड एंजॉय मुझे करना है, बस मुझे टीचिंग का एक पैशन था। तो बस फिर मैंने ये स्टार्ट किया। और आपको पता है कि कोई भी प्रोफेशन, अब जैसे मुझे बहुत सारे आजकल यंग टीचर्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें डायरेक्टली आप इस पोजीशन पे लगा दें, तो कोई भी टॉप पोजीशन ऐसे नहीं मिलती, आपने बिल्कुल ग्रास रूट से स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने भी एक कराची का बड़ा रेनोड स्कूल है, वहां से एज ओ लेवल अकाउंट्स टीचर स्टार्ट किया। अच्छा, डिसिप्लिन कंट्रोल करना, क्योंकि बड़ा रेनोड स्कूल था तो वहां पे डिसिप्लिन के काफी इश्यूज थे। डिसिप्लिन को मैनेज करना, टीचिंग को मैनेज करना। अच्छा, होता क्या है, ये जितने भी हमारे जो बिल्कुल न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं, उनको मैं थोड़ी सी सजेशन ये दूंगा कि कभी भी अपने हार्ड वर्क को तो अपनी सैलरी से कंपेयर ना करें। मैं कभी नहीं देखता था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी कहीं 30,000 सैलरी है, मेरी 40 सैलरी है, मुझे 50 सैलरी, तो मुझे इतना ही काम करना चाहिए। ये कभी भी आपको ग्रो नहीं करवाएगा। मैं कोशिश ये करता था कि अगर मेरा 2 बजे का एंड टाइम है ना, तो मैं 4 बजे तक वहां पे बैठूं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे काम करूं कि देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां मैं था वहां पे कोई 80 to 90 टीचर्स मेरे साथ थे, लेकिन आज डेफिनेटली वो 90 टीचर्स तो एम्प्लॉयर नहीं बने हुए ना। तो डिपेंड कर रहा होता है, आपका जो एक पैशन है वो तो है ही है, लेकिन आपने अपनी जॉब को ना बहुत ज्यादा लगन से करना पड़ता है। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि भाई मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। बहुत डेडिकेशन थी, मेहनत थी, और डेफिनेटली उसी चीज को पेरेंट्स और स्टूडेंट बड़ा रिगार्ड करते थे। वहीं से रेफरेंस बनते गए, और आपको पता है कि फिर जब बंदा स्टार्ट करता है किसी भी चीज को और उसका पैशन होता है, तो फिर मुड़ के नहीं देखता। और फिर ये कब जर्नी स्टार्ट हुई कि कब मैं एम्प्लॉय बना, सब कुछ समझ ही नहीं आया। कारवा चलता रहा, बिल्कुल चल भी रहा है माशाल्लाह। सर, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है और इसकी जर्नी मैंने भी विटनेस की टाइटन कॉलेज की। ये स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से इसमें 40 to 50 स्टूडेंट थे, बट माशाल्लाह से इट्स ग्रोइंग नाउ। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड, अगर मैं फिगर गलत कोट कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा, इट्स अराउंड 500 अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ। तो वो जो इस जर्नी को, मतलब एज एंटरप्रेन्योर, मतलब जिस तरह आपने कहा कि मैं टीचिंग से एंटरप्रेन्योर की तरफ शिफ्ट हुआ गया, बिकम एन एम्प्लॉयर, तो आप यंग जनरेशन को क्या सजेस्ट करेंगे कि पहले वो डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर बने, या फिर जो है आपके पास फर्स्ट स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेप्स, फिर जाके एंटरप्रेन्योरशिप पर आए, फर्स्ट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, ठीक है, उसके बाद जो ये आपकी जो पूरी जर्नी है फ्रॉम 40 स्टूडेंट्स टिल 500 स्टूडेंट्स, क्या स्पार्क है, क्या यूनिक पॉइंट है जो आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली तो चीज होती है सिंसियरिटी। हमारे पास जब भी ए लेवल कॉलेज में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आता है तो ये मैंडेटरी होता है कि आपने अपने पेरेंट के साथ आना है। अब होता ये कि आपके पास अब 2 डिफरेंट डायमेंशन के लोग बैठे हुए। एक आपके पास स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसकी बिल्कुल डायमेंशन अलग है, उसको एक कॉलेज, उसकी जो परसेप्शन है वो कॉलेज को लेकर बिल्कुल अलग है। उसने अभी तक जो कॉलेज देखा हुआ होता है वो फिल्म में देखा हुआ है, ड्रामे में देखा हुआ है, तो उसकी परसेप्शन बिल्कुल अलग है। अच्छा, जब पेरेंट उस बच्चे को लेकर आ रहा होता है, उसकी परसेप्शन, उसका टारगेट क्या है कि भाई मेरा बच्चा फर्स्ट अगर इस कॉलेज में जा रहा है, तो इस कॉलेज में जाके डेफिनेटली उसको एक 3-4 सब्जेक्ट जो भी हम कॉलेज में ऑफर कर रहे हैं उसमें ग्रेड लेकर आ रहे हैं, और साथ साथ उसको हमने थोड़ी उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है। अब ये चीज को पैरेलल लेकर चलना बहुत मुश्किल काम होता है। यानी कि उस कॉलेज के अंदर आपने अपने एकेडमिक्स को, आपने अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज को, आपने अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग को किस तरीके से मैनेज करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम, जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया कि मैंने ये देखा कि हम जब बचपन से थे तो हमें हमारे बड़े सिखाते थे कि आप जब भी किसी दूसरे को देखो तो उसको सलाम करो। ये चीज हमारे ओ लेवल, ए लेवल के बल्कि तकरीबन सारे ही बच्चों में बिल्कुल खत्म हो गई है। इवन हम शाम में क्रिकेट खेल रहे होते थे, कोई बुजुर्ग जा रहा होता था तो हम रुक जाते थे, पहले उसको जाने देते थे, फिर हम उस क्रिकेट को कंटिन्यू करते थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चों में ये जो डिसिप्लिन था वो बहुत हद तक, बल्कि उसको तो बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैंने ये चीज दिखाई कि अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को सिखाया कि जब भी आपको कोई मिले, कॉलेज में कोई पेरेंट नजर आए, कोई भी दोस्त, आप उसको सबसे पहले ग्रीट करें। ठीक है, फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कॉलेज में खुद जोहर की नमाज बाजमात पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, जो हम कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर हमने अपने ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो भी नहीं करवाना है। देखिए, हम बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे होते हैं। एक होता है वेस्टर्न कल्चर और एक होता है मॉडर्न कल्चर। हमारा इस्लाम जो मजहब है ना वो बहुत मॉडर्न है, लेकिन हम उसको मिक्स कर देते हैं मॉडर्न एंड वेस्टर्न कल्चर के अंदर। तो हमें सिखाना होता है कि जो हमारी एक लिमिट है कि हमें उस लिमिट तक अपने इवेंट्स कंडक्ट करवाने हैं। तो ये बहुत मुश्किल जर्नी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सिंसियर होते हैं, आप अपना हार्डवर्क कर रहे होते हैं, तो आप ये जो नंबर्स होते हैं, देखिए मैं कभी भी नंबर्स पे काम नहीं करता हूं। मैं कहता हूं भले हमारे कॉलेज में 300 बच्चे हों, 400 हों, या जितने भी स्टूडेंट्स हो,
आपने उनको सर्विस अच्छी देनी है। अब इसमें कहीं ना कहीं लैकिंग आ भी जाती है, लेकिन आपकी जो एक तरीके से नियत होती है ना, अगर वो बहुत अच्छी हो, तो मैं फिर आपको पता है नंबर कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। और अभी आपको डेफिनेटली अच्छा एक मैं चीज में ये भी वैल्यूएट करूंगा कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आपने अपने आप को बिजनेसमैन भी नहीं बनाना है। देखिए एजुकेशन ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डेफिनेटली सोसाइटी को सर्व करना है, और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है कि आप फॉर एग्जांपल देखें, एक स्टूडेंट है जिसकी पूरी जर्नी होती है, उसके पेरेंट्स ने उस पर काफी इन्वेस्ट किया हुआ होता है। अब वो एक ऐसी जगह, आपको पता है कॉलेज लाइफ इज अ मेक और ब्रेक, या तो बच्चा बिल्कुल ही बन जाता है या अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही बिगड़ भी सकता है। तो इसमें हम कॉलेज लाइफ के जो 2 साल होते हैं उसकी इतनी काउंसलिंग करते हैं, एक तो एकेडमिक्स तो देना ही देना है, उसके साथ साथ उसकी काउंसलिंग करें कि वो उसकी फ्यूचर ग्रोथ बिल्कुल ओपन हो जाए। तो ये जर्नी काफी मुश्किल थी, और जब हमने कॉलेज को इनिशिएट लिया तो काफी लोगों ने बोला कि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बातें करना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अभी तो आपको पता है जस्ट एन स्टार्ट, हमारा जस्ट इज द 3rd ईयर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। अगर आप पिछले साल से कुछ बेहतर जा रहे हैं, नॉट इन जस्ट इन नंबर, इन टर्म्स ऑफ ग्रेड, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। अच्छा, ये जो है आपने बोला रोल ऑफ एन एजुकेशनिस्ट nowadays is not just to earn money, but the most important aspect is the character building element. बिल्कुल right now, जो कि हमारी सोसाइटी में कहीं कहीं मिसिंग भी है, और बहुत सारे लोग इसको फिगर आउट भी करते हैं। सही है। तो अब इसको अगर हम कनेक्ट करें कि आपके जहन में कि आपके ये जो रोल ऑफ यूनिवर्सिटी है, जब वो कॉलेज लाइफ से बच्चा यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा, तो उसका क्या परसेप्शन है आपकी नजर में, और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी जो माजू है वो किस तरीके से जो है ना आपके ओपिनियन में पॉजिटिवली जो है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिससे एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर या ऐसे पर्संस डेवलप हो रहे हैं जो सोसाइटी को जो है पॉजिटिवली सर्व भी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो जो यूनिवर्सिटी होता है ना, वो बच्चे का लास्ट स्कूल होता है। इसके बाद डेफिनेटली उसने जॉब स्टार्ट करनी होती है। तो हम स्कूल में, कॉलेज में जितना इस बच्चे पे इन्वेस्ट कर दें, एट द एंड वो जो यूनिवर्सिटी की इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो बहुत बड़ी फ्रूटफुल होती है। तो अब देखें 2 बातें। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी माजो के बारे में जो एक मेरी परसेप्शन है कि बहुत ही डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। यानी कि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं कि मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे पढ़ते थे, तो उनका भी एक कंसर्न ही होता था कि यार डिसिप्लिन बहुत है माजू में। तो ये सबसे अच्छी चीज है, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ऑल ओवर कराची आ रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से कराची के बाहर से भी सिटी से बच्चे आते होंगे। अब यूनिवर्सिटी का कल्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप देखें ना, यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट के डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे जिन्होंने कहीं साइंस किया हुआ है, कहीं कॉमर्स किया हुआ है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के, फिर आपके पास ए लेवल का स्टूडेंट जो कराची के अंदर है, कराची के बाहर है। तो यूनिवर्सिटी का कल्चर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आप लोगों ने जो एक डिसिप्लिन का कल्चर बनाया था, वो सबसे अच्छी चीज है, पहली चीज। अच्छा, अब आ जाए दूसरी चीज। देखिए अब जॉब प्लेसमेंट पे आ जाए। अब यहां पे होता ये कि हम पहले दिन ही ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अंदर एक चीज फिक्स कर देते हैं कि भाई अगर तुम्हारी ये जीपीए नहीं आई तो तुम्हें तो ये कंपनी रिक्रूट नहीं करेगी। अच्छा, कंपनीज के साथ भी थोड़े इश्यूज हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जहां तक मुझे याद है 3 जीपीए 3.2 इससे अबव होगी तो वो क्राइटेरिया लगा देते हैं। तो होता क्या, यूनिवर्सिटी के अंदर भी जहां एक बच्चा जिसका एक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का मैच्योरिटी लेवल होता है, वो पहले से ना टारगेट ओरिएंटेड हो जाता है। टारगेट, अच्छा यहाँ पे थोड़े से क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हर यूनिवर्सिटी में होते हैं। उनको मैं कैसे जज ऐसे करूंगा कि जो टीचर है वही पेपर बना रहा है, वही चेक कर रहा है, वही मार्क्स दे रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन आता है। तो मैं यूनिवर्सिटीज को एक सजेशन भी ये दूंगा कि वो ऐसा भी करें कि थोड़ी सी ना मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आए कि जो टीचर पेपर पढ़ा रहा हो चेक दूसरा कर रहा हो, ताकि स्टूडेंट को भी हो कि भाई कोई इंडिपेंडेंस है। और दूसरा, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे प्लान्स के यहाँ पर हमारे पास से कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी दिख लें। देखिए आजकल आपको पता है कि इंस्टा जब से आया है, सोशल मीडिया जब से आया है, तो बच्चे अपने बिजनेसेस को बड़े आसानी से मार्केट कर लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी उनको कुछ ऐसे मीन्स प्रोवाइड करे कि वो यहीं से एंटरप्रेन्योर्स बन के निकले और विद इन कॉलेज वो स्टार्ट करें। नहीं, एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन दैट, और हमने जो है ना, हमारी जो है एक सैप, आपने सुना होगा, टीएमसी एक इदारा है जिसके साथ एक एफिलिएशन है सैप की, जो जितनी भी इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल टर्म्स एंड अकाउंटेंसी। तो उसकी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे बच्चों को, जो हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं। और देन वो बच्चे यहीं पर, अभी वो उनका बीबीए ये वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस कंप्लीट नहीं हुआ, दे आर इन द 6th and the 7th semester and they are doing jobs with Engro and something like that। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जॉब प्लेसमेंट भी अच्छी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट के जो आपकी एक ट्रांसपेरेंसी का मामला है, तो वी आर वेरी वेरी चेक ऑन दैट एज वेल। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर वर्किंग ऑन दैट। सही है इनिशियली, और आपकी बहुत अच्छी सजेशन भी है।
अच्छा सर, अब ये जो हम कनेक्टिविटी ऑफ रोल ऑफ यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो एक इससे ही कनेक्टिविटी जो बहुत ज्यादा मिसिंग फिगर है हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कि सर्विस टू द नेशन नहीं है। सही है, वी आर विलिंग टू टेक एजुकेशन फ्रॉम पाकिस्तान देन गोइंग अब्रॉड। तो इस एलिमेंट को एज टीचर, क्योंकि टीचर को लोग फॉलोअर्स कहते हैं, एजुकेशनिस्ट, किस तरह से आप इसको खत्म करेंगे? देखिए, इशू ये है कि ये जो आपका कंसर्न है, ये तो अब कंसर्न बहुत ज्यादा पीक पे चला गया। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बीइंग अ सोसाइटी, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर 14 अगस्त को एक स्पीच दे दूं कि मैं बहुत पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूं और उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान के अपने सारे कराची के सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो एक 14 अगस्त तो सिर्फ डे नहीं होता ना, आपने डेली बेसिस पे अपने पैट्रियटिज्म को दिखाना होता है। अब इस पे गवर्नमेंट की सतह पे, इस पे प्राइवेट सेक्टर की सतह पे बहुत ज्यादा काम होना पड़ेगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को, लाइक एक स्टूडेंट अगर मुझे कहता है कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद तो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही है और मुझे यकीनन दुबई जाना पड़ रहा है या किसी और कंट्री जाना पड़ रहा है, वहां पर अच्छी डिमांड है, तो ये तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एक इश्यू है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कोई इसके जो रीजन है, वो कोई एक रीजन तो नहीं है। हम इसको लॉ एंड ऑर्डर भी कह सकते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी इशू भी कह सकते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन हमारे जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे अब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो चले किसी टाइम पर अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और अब पढ़ के अब वो वापस आ गए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पर आती है। अच्छा सर, ये तो बहुत ज्यादा हमारी जो है ना इसके रिलेटेड बात हो गई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी हॉबीज क्या है? देखिए, हॉबीज के लिए तो टू बी वेरी फ्रैंक टाइम मिलता ही नहीं है, सही। और सबसे बड़ा इशू तो ये है कि बीइंग अ टीचर, और डेफिनेटली आप जब एम्प्लॉयर बनते हो तो आपका जो व्हाट्सएप होता है, मुझे लगता है यही आपकी हॉबी बन जाता है, बिकॉज आपको डेली बेसिस पे कोई 70 to 80 रिप्लाईज करने होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5-10 मिनट के लिए मोबाइल छोड़ दूंगा, तो जब मैं मोबाइल उठाऊंगा तो व्हाट्सएप बिल्कुल एक फ्लडेड हुआ होता है। तो हॉबी के लिए कोई खास टाइम मिल नहीं पाता है। एक टाइम था जब हम वही बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, हमें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक हुआ करता था, लेकिन अब वो शौक भी खत्म हो गया। तब यही होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सोशलाइजेशन। एक तो टीचिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के इश्यूज देखना, फिर पेरेंट्स से मिलना, नए नए लोगों से मिलना, जो नई इंडक्शन हो रही होती है, तो यही फिर आपका ये आपकी हॉबी बन जाती है कि आप लोगों से जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, और इंटरेक्शन के दौरान जो लर्निंग होती है, मैं तो समझता हूँ कि बीइंग अ टीचर आपकी यही हॉबी होती है। क्योंकि एक वक्त में जो आपके दोस्त हैं पुराने, वो कहते हैं कि भाई अली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, सही है? तो ये है कि नहीं, मैं क्रिकेट बिल्कुल अच्छा नहीं खेलता था। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लीडर बहुत अच्छा था। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं ये बात सबको ही पता होगी मेरे दोस्तों को कि मुझे हाथ भी घुमाना नहीं आता था, मैं बट्टा बॉलिंग कराता था। अच्छा, बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स ऐसी थी कि मैं अपनी हर टीम का कैप्टन था। चाहे वो स्कूल की टीम हो, कोचिंग की टीम हो, कॉलेज की टीम हो, जिस टीम की हो, मैं कैप्टन बन जाता था। बिकॉज मैं जिस तरीके, अच्छा, मैच भी जितवाता था। जो मेरे अंदर एक होता था ना कि भाई तुम पहले जाओगे, तुम बाद में जाओगे, फिर एक्यूरेट टाइम पर डिसीजन लेना क्रिकेट में, तो मेरी लीडरशिप स्किल्स की वजह से मैं क्रिकेट में मेरा पैशन जाता था। जबकि बीइंग अ क्रिकेटर में तो बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं था, मतलब अच्छे लीडर थे, अच्छा लीडर था, तो उसकी वजह से टीम का कैप्टन बन जाता था। और मेरे साथ जो प्लेयर्स होते थे वो बड़े जबरदस्त, अंडर 19 के मेरे जो दोस्त थे वो मेरे साथ टीम में खेल रहे होते थे और मैं उनको लीड कर रहा होता था। अच्छा, फिर एक और भी चीज जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, हालांकि माशाल्लाह आप काफी रिनाउंड है और ONA इंडस्ट्री में, और नाउ डेज एक जो है एक पीक भी है इस चीज का, बट फिर भी आपके अंदर जो हम्बलनेस है और ये आपका स्माइली फिगर जो है और जो स्माइली फेस है, इसके पीछे सर क्या राज है? नहीं, देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा ताल्लुक जिस मजहब से, उसमें तकब्बुर तो किसी को अल्लाह को पसंद ही नहीं, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी, फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे अंदर कोई क्वालिटी देख रहे हैं या मैं आपके अंदर कोई क्वालिटी देख रहा हूं ना, तो आपको पता है सारी क्वालिटी गॉड गिफ्टेड होती है। ये सब अल्लाह की तरफ से दी हुई होती है। कोई बंदा बैठ के बोले नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सारी चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, जो अल्लाह ताला ने अपनी डिफरेंट क्वालिटीज को अपने डिफरेंट लोगों के जरिए दुनिया में बताया है। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने ये देखा होगा कि अपनी लाइफ में कि अगर एक बंदा बहुत ज्यादा कोई मूडी है, बहुत ज्यादा उसका रूड बिहेवियर रहता है, तो एट द एंड लोग उसको पसंद नहीं करते। मैंने बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखे, लॉयर्स देखे, टीचर्स देखे। मैं काफी, क्योंकि इंडस्ट्री में काफी इन रहता हूं ना, और सिर्फ टीचिंग इंडस्ट्री में नहीं, तो मैं ये देखता था कि पीठ पीछे उसी बंदे की तारीफ हो रही होती थी जो हम्बल होता था, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, जब मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती होती किससे? डोमेस्टिक स्टाफ से। यानी कि मैं सबसे पहले गार्ड की, अपने जितने डोमेस्टिक स्टाफ होते हैं उनका बड़ा ख्याल रखता हूं। कहीं ना कहीं इसमें मुझे, क्योंकि आपको पता है कि आप जितना ज्यादा ख्याल रखोगे, उल्टा आपको उसके भी कुछ रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो मैंने ये चीज देखी कि अगर मुझे अपनी पीठ पीछे किसी की तारीफ करवानी है, या मैं ये चाहता हूं, मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरी कोई पीठ पीछे बुराई करे, तो उसके लिए मुझे लोगों से हम्बल होना पड़ेगा।
तो ये चीज थोड़ी नेचुरल भी होती है, थोड़ी गॉड गिफ्टेड भी थी मेरे साथ साथ, तो ये बस रीजन है, दैट्स इट। और आपको पता है कि जो जो भी मेरे पास ओहदा है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है, तो मुझे डेफिनेटली अल्लाह ताला की जो बातें हैं उन पे तो अमल करना पड़ेगा ना भाई। और ये स्माइली फेस दैट इज नेचुरल, इसमें क्या है? अच्छा सर, जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई ऐसा मैसेज जो कि आप जो है यंग जनरेशन को देना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, और जो है जो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, एजुकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, और हमारे पूरी वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो व्हाट विल बी? हाँ देखिए, इसमें मैं कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करूंगा। देखें, एक तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपने अपनी लाइफ में जो मिस्टेक्स करी हैं वो तो आपकी हिस्ट्री है, वो आपका पास्ट है, उस पर रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपने सोचना है प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें 5 वक्त की नमाज बिल्कुल जरूर पढ़नी चाहिए। एक चीज हो गई, ताकि देखें जब हम नमाज पढ़ेंगे ना तो उससे आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत ही डिसिप्लिन आएगा। दूसरी चीज क्या होगी कि आपने अपने पेरेंट्स और आपके जितने बड़े हैं उनको ओबे जरूर करना है। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि जब भी हम बड़े होते हैं ना, हम 4 किताबें पढ़ लेते हैं, तो हम समझते हैं कि जो हमारे पेरेंट हैं, हमारे टीचर हैं, जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने हमें इस पोजीशन तक पहुंचाया, हम उन्हीं को डिग्रेड करने लगते हैं। तो आपने हर सूरत अपने पेरेंट्स को ओबे करना है, उनकी खिदमत करनी है। दूसरी चीज, अच्छा इसके बाद आप आ जाए अब अपने एजुकेशन पे। देखिए, एजुकेशन इज टाइम टेबल, इज डिसिप्लिन। मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो संडे के दिन उठ के 3-4 घंटे तक तो वो सोचते रहते हैं कि हमें करना क्या है, उसी दिन में उनका आधा संडे निकल जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि आप अपने रूल्स, रेगुलेशन और टाइम टेबल एक दफा बना लें। अच्छा, वो बनाए जिसपे आप प्रैक्टिकल हो, जो आप कर सकते हैं। टारगेट ऐसे ना बनाए जो अचीवेबल ना हो। उसके बाद आप उनको फॉलो करें, एक डेडिकेशन हो, एक सिंसियरिटी हो, आप देखेंगे आप दुनिया का हर टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैं ये समझता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब मेरे टीचर्स होते थे ना, वो जब एक डिक्टेशन करवा रहे होते थे, मैं सोचता था कि यार इनको डेफिनेशंस कैसे याद हो जाती होंगी। और आप यकीन करें, जब मैंने टीचिंग शुरू करी, उसी डेफिनेशन को मैंने 2 से 3 दफा बोला तो वो चीज मुझे भी याद हो गई। तो दुनिया की हर चीज आप अचीव कर सकते हैं, हर चीज आपको मिल सकती है। बस आप ये जरा 2-3 चीजों का ख्याल रखें। एक तो हमने अपने मजहब को फॉलो करना है, हमने अपने पेरेंट्स को ओबे करना है, और उसके बाद हमने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आना है। अगर वो डिसिप्लिन होगा, मैं नहीं समझता कोई टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इट्स रियली जो है नाइस टू मीट विद यू एंड प्लेजर टू हियर एज वेल। सही है, और आपने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के लिए टाइम निकाला, और इंशाल्लाह ताला वी विल कनेक्ट विद यू further on inshallah taala regarding different aspects. Sure. So yeah, thank you so much. So nice of you. Thank you so much. This is all from today's episode of Inspiring Educators. Inshallah taala we will meet with you soon again with another exciting guest. Stay tuned and stay connected. Thank you so much.